हेलो दोस्तों, नमस्कार। संगीत के आज के इस नए सेशन में आप सभी का फिर से बहुत-बहुत स्वागत है, क्योंकि दोस्तों आज को प्रश्न देखने को मिलेगा आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा ख़ास प्रश्न मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेशन है। यहाँ पे 30 प्रश्न जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए रखा गया है, ठीक है? तो चलिए फटाफट हम लोग देखना शुरू करेंगे सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न को बारी-बारी से, क्योंकि अंत तक जो है और ज़्यादा प्रश्न है। कुछ इसमें गायन शैलियों का भी जोड़ दिया हूँ, ताकि जो आपके एग्ज़ाम्स के अंदर बार-बार पूछे जाते हैं, ठीक है? तो चलिए देखते हैं अपने प्रश्न को, लेकिन उससे पहले आप लोगों से बस छोटी-सी एक रिक्वेस्ट। भाई जानते हैं कि भाई बदले में मैं आपको प्यार देता हूँ, तो आपसे भी प्यार लेना मेरा बनता है। तो चलिए फटाफट कुछ नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशन कॉल पे सेट रखिएगा, ताकि आने वाला जितना भी सेशन होगा हमारा वो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगा और आपसे थोड़ा-सा मुझे प्यार मिल जाएगा, है ना? चलिए, पहला प्रश्न हम यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न है हमारा, धी पर सम जब सम होता है तो किस ताल का बोध होता है? भैया धी पर जब सम होगा तो कौन से ताल का? क्या झप ताल का, एक ताल, चार ताल, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। यहाँ जो जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपको जब धीना पे जब धी पे जब सम होता है तो ये आपका झप ताल का बोध हो जाता है। मात्राएं कितनी हो जाएंगी? 10 मात्राएं हो जाती है आपके झप ताल में, और विभागों की संख्या इसकी 4 होगी, है ना? चलिए, एक ताल 12 मात्रा, चार ताल जो है आपका हो जाता है, ये भी आपका 12 मात्रा का हो जाएगा, ठीक है? चलिए, देखेंगे यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न है। ये प्रश्न शायद मैं पिछले सेशन में करवा चुका हूँ, आप लोग अगर जानते होंगे तो चलिए फटाफट इसका जवाब जो है, हमसे पहले वीडियो को पॉज़ कीजिए और आप लोग जवाब देते चलिए, ठीक है ना? जब चौथी ताली धीना पर हो तो किस ताल का बोध होता है? क्या झप ताल का, एक ताल का, तीन ताल का, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। यहाँ क्या आंसर होने वाला है हमारा? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे दोस्तों। आपका एक ताल का बोध होगा जब चौथी ताली आपका धिन्ना पे पड़ जाएगा। तो एक ताल में क्या होता है? 12 मात्रा इसमें होता है, ठीक है? और विभाग इसके कितने होते हैं भाई? 6 विभाग होते हैं, और प्रत्येक में मात्राओं की संख्या 2-2 होती है, ठीक है? 2-2 मात्राएं इसमें होती है, ऐसा है ये ताल, ठीक है? तीन ताल की अगर बात कर लेंगे तो 16 मात्रा, और इसके विभाग हो जाएंगे कितने? 4 विभाग हो जाएंगे तीन ताल के, ठीक है? चलिए, देखेंगे तीसरा नंबर प्रश्न है कि मतंग ने किस ग्रंथ में देसी रागों का वर्णन किया है? कौन सा ग्रंथ होगा? क्या ब्रदेसी, संगीत रत्नाकर, नगमाते आसफी, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। यहाँ जो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे दोस्त। आपका ब्रदेसी हो जाएगा, जो कि 8वीं शताब्दी की ग्रंथ मानी जाती है ब्रदेसी को, ठीक है? और ये मतंग जी के द्वारा लिखित ग्रंथ है, ठीक है ना? और इसमें अगर बात करेंगे तो देसी रागों की जो चर्चा किया गया ना भाई, देसी राग जो आपके बताए गए हैं, वो ये पहली बार यही ग्रंथ में बताया गया था। ये भी आपको याद रखना है साइड से, ठीक है? साइड से क्या, इसको ऐड करके ही याद रखना है, सिलेबस में है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है? चलिए, देखेंगे चौथा नंबर का प्रश्न है कि संगीत का प्राण किसे माना जाता है? क्या राग को, ताल को, ठेका को, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ताल को। संगीत के प्राण होते हैं ताल, और ताल के कितने प्राण ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ताल के आपके 10 प्राण हो जाएंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। और ठेका शब्द का पूछा जाता है क्वेश्चन कि सर्वप्रथम वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है, तो याद रखना है आपको, सरम ए इसरत, सरम ए इसरत। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बताया हूँ, ये भी बताकर रखा हूँ, ठीक है? इसरत, ठीक है? ये भी आपको याद रखना है। चलिए, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है 5वां नंबर, राग जौनपुरी में इनमें से किस राग की छाया दिखाई पड़ती है? देखिए दोस्तों, एक चीज़ आप लोग को बता दें हम, कि जो भी लोगों को पीडीएफ चाहिए भाई आप लोग के लिए, तो जैसा कि आप लोग को हम बता चुके हैं कि भाई मुझे समय के अभाव के कारण हम आप लोग को जो है नहीं दे पा रहे हैं, और नहीं हम उसको कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको जो भी पीडीएफ चाहिए आप लोग को जो है पेमेंट करना है 199 रुपये, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन और आंसर हम सारा उनको दे के उसके बाद फिर जो भी है उसका डिटेल्स हम डलवा देते हैं उसमें, और टोटल प्रश्न का जो जितना भी पीडीएफ यानी कि डेली सेशन का जो भी चल रहा है वो आपके पास पहुंच जाएगा। तो जो भी लोग चाहते हैं अपनी तैयारी को बहुत बेहतर कर लें, तो भैया 199 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ जाएगा, क्योंकि भाई मुझे भी पेमेंट देना होता है उनको। तो यही आप लोग जो है छोटी सी सहयोग करेंगे तो हम भी उनको पेमेंट कर पाएंगे। तो दोस्तों, इसके लिए आपको संपर्क करना है, व्हाट्सएप नंबर है उनका 9122366282, ठीक है? ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको संपर्क करना है। जिनको भी पीडीएफ चाहिए तो वो लोग इस पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है? और पेमेंट बस 199 रुपये, बहुत छोटा पेमेंट है भाई, कुछ नहीं है ये, ठीक है? तो बेहतर तैयारी के लिए आप लोग के लिए ले सकते हैं ये सब सारा पीडीएफ जो भी चल रहा है वाईटी पे क्लासेस टोटल का, ठीक है?
चलिए, तो प्रश्न हमारा क्या कह रहा था, कौन है जो कि राग जौनपुरी में इसमें छाया दिखाई पड़ता है, कौन है? क्या तिलक कामोद होगा, देशकार होगा, आसावरी होगा, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं? देखिए यहाँ पे जो जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आसावरी। तो जौनपुरी और आसावरी क्या है, एक दूसरे के क्या है भाई, ये सम प्रकृति का राग है, ठीक है, इसीलिए दिखाई पड़ती है, ये वाला उसमें और वो वाला उसमें, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। और ये आपका जो राग जौनपुरी है, ये कौन से थाट से उत्पन्न राग माना जाता है? तो आसावरी थाट से उत्पन्न माना जाता है, ठीक है। चलिए देखेंगे यहाँ पे तिलक कामोद जो है आपका कौन सा थाट हो जाएगा? खमाज थाट से उत्पन्न माना जाता है तिलक कामोद। और ये आपका देशकार कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा बिलावल से, ठीक है, बिलावल थाट से उत्पन्न आपका होता है देशकार। देखिए एक होता है देशकार, दूसरा होता है देसी, और क्या होता है, एक होता है देश। तो देश खमाज थाट से, ठीक है, और बिलावल से आपका हो जाएगा देशकार, और देसी किससे हो जाएगा? आसावरी से, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए देखेंगे छठा नंबर प्रश्न है कि दीनानाथ ने किस ग्रंथ का अनुवाद फारसी में किया है? कौन सा ग्रंथ का? क्या संगीत रत्नाकर का किया था, संगीत पारिजात का किया था, मान कौतूहल का, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं? देखिए मैं बता दूं आपको कि 1724 के अंदर में ये किया गया था भाई, ठीक है। कब? तो 1724 के अंदर में किया गया था, ये जो अनुवाद किया गया था दीनानाथ जी के द्वारा। उस ग्रंथ का नाम आपको ही बताना है, आपको कमेंट करके बताना है कमेंट बॉक्स में कि दीनानाथ जी का ग्रंथ कौन सा है जो कि अनुवाद किया था, अनुवादित जो ग्रंथ है। मैं आपको यहाँ पे आंसर दे रहा हूँ कि फारसी में अनुवाद किया था कौन सा ग्रंथ का। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका संगीत पारिजात का, जो कि संगीत पारिजात के लेखक अहोबल जी माने जाते हैं। और 1650 में अहोबल जी ने इस ग्रंथ को लिखा था और इसका फारसी में अनुवाद कर दिया था दीनानाथ जी ने। तो भैया यही ग्रंथ था। तो अनुवाद जो किया तो उसका नाम क्या दिया भाई, नाम आपको कमेंट करके बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर, है ना। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न हमारा 7वां नंबर का कि पाश्चात्य संगीत में शुद्ध स्वर सप्तक को क्या कहा जाता है? शुद्ध स्वर सप्तक अगर हम कर्नाटक की बात कर लेंगे तो वहां पे कनकांगी कहा जाता है। ये आपको बहुत बार बताएं हम, कनकांगी कहा जाता है कर्नाटक संगीत में। लेकिन पाश्चात्य संगीत में शुद्ध स्वर सप्तक को क्या कहते हैं? जे मेजर, ई मेजर, डी माइनर, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। यहाँ जो जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसको कहेंगे ई मेजर, ठीक है, इसको ई मेजर कहेंगे पाश्चात्य संगीत के शुद्ध स्वर सप्तक को। आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा 8वां नंबर, अनुचर की उपमा किस स्वर को दी गई है? कौन सा स्वर हो जाएगा अनुचर की जिसे उपमा दी गई है? क्या वादी स्वर को कहते हैं, संवादी स्वर को, या अनुवादी स्वर को, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं? जवाब यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका अनुवादी स्वर। अब तो देखिए यहाँ पे जो है आपका वादी दिख रहा होगा। तो वादी क्या होता है? वादी स्वर वे होते हैं जो कि किसी राग में जो वह स्वर जो है क्या ज्यादा प्रयोग होते हैं, वो आपका वादी हो जाता है। वहीं संवादी की अगर बात कर लेंगे तो वादी स्वर की जो सहायता करने वाले जो स्वर होते हैं उसको संवादी कहते हैं। और ये स्वर जो होते हैं वादी स्वर से कम प्रयोग होते हैं, थोड़ा कम, लेकिन अनुवादी से ज्यादा होगा भाई, ठीक है। चलिए देखेंगे 9वां नंबर का प्रश्न है हमारा कि लक्षण गीत संग्रह पुस्तक के रचयिता कौन है? क्या पलुस्कर हैं, भातखंडे हैं, ओंकारनाथ ठाकुर हैं, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं? यहाँ जो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लक्षण गीत संग्रह पुस्तक है, चाहे क्रमिक पुस्तक मालिका हो, भातखंडे संगीत शास्त्र हो, या फिर आपका और श्रीमल्ल लक्ष्य संगीतम हो, तो सभी के जो रचयिता है ये आपके क्या हो जाएंगे? भातखंडे जी हो जाएंगे। पलुस्कर आपका जो एक पुस्तक जो है पलुस्कर जी का कौन सा बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, उसमें आपका महिला संगीत वगैरह ये पलुस्कर जी लिखे हैं, ठीक है। ओमकारनाथ ठाकुर आप लोग को जैसा कि बता चुके हैं संगीतांजलि और प्रणव भारती, ये जो है किनके एक पुस्तक हैं? तो ओमकारनाथ ठाकुर जी का है, ठीक है। चलिए देखेंगे 10वां नंबर का प्रश्न है हमारा कि ग्राम का अर्थ होता है, क्या होता है भाई? निवास स्थान, भ्रमण स्थान, चमकना या उभारना, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो जवाब इसका हो जाएगा ना, ग्राम यानी कि जहाँ रहते हैं, क्या रहते हैं, श्रुति और स्वर रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? ग्राम कहते हैं। ग्राम का अर्थ क्या होता है? तो इसका निवास स्थान से संबंध होता है, ठीक है। देखिए चमकना या उभारना ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये आपका मूर्छना से संबंधित है, ठीक है, मूर्छना से संबंधित है। मूर्छना का अर्थ होता है चमकना या उभारना, ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए देखेंगे 11 नंबर का प्रश्न है कि प्रत्येक ग्राम से कितनी श्रुतियां, प्रत्येक ग्राम में कितनी श्रुतियां होती है? क्या 21, 22, 7, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं? इसका जो जवाब हो जाएगा ना यहाँ पे, क्या जवाब होगा? प्रत्येक ग्राम में जो श्रुतियों की संख्या होती है, आप जैसा कि जानते हैं टोटल 22 श्रुतियां होती है मेरे दोस्त। और कुल जो है अगर बात कर लेंगे प्रत्येक ग्राम से कितनी मूर्छनाएं बनती है, तो 7 मूर्छनाएं बनती है प्रत्येक ग्राम से, और ग्रामों की संख्या 3 है, तो इस हिसाब से टोटल जो है आपकी मूर्छना
कितने हो जाते हैं? 21 मूर्छना होते हैं। ठीक है, ठीक है। और प्रत्येक ग्राम से 7 मूर्छना, 1 ग्राम की बात कर लेंगे तो 1 ग्राम की तो 7 मूर्छना। चलिए देखेंगे 12 नंबर प्रश्न है कि प्राचीन श्रुति स्वर व्यवस्था में निषाद किस श्रुति पर स्थापित है? निषाद, देखिए प्राचीन की बात कर रहा है तो जैसा कि आपको पता होगा कि सारे श्रुतियों की संख्या जैसे कि आपका 4 3 2 4 3, ये आपका ये 4 3 2 4 4 3 2 ये आपका होता है ना, 4 3 2 4 4 3 2 ये आपका षड्ज ग्राम का होता है। तो आप जैसा कि आपको बता दें कि ये जो सब सारे क्या हैं, सा की श्रुतियां हैं, रे की श्रुतियां हैं, म की श्रुतियां हैं, सॉरी ग की श्रुतियां हैं, म की श्रुतियां हैं, प की श्रुतियां हैं, ध की श्रुतियां हैं और नी की श्रुतियां हैं। तो ये आपको जो है हम ये बता चुके हैं, आपको बहुत पहले बताए होंगे, अगर सारा सेशन देखते होंगे तो बहुत अच्छे से आपको याद होगा। तो टोटल हमने लाइनिंग करके बताया था। ठीक है, टोटल बताया था मैंने। देखिए जैसे कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट में बताते हैं। देखिए यहाँ पे आपको देख रहे होंगे 1 2 3 4, तो सा की हमें पता है कि 4 श्रुतियां हैं। तो प्राचीन समय में जो व्यवस्थित किए जाते थे ये 4 किए जाते थे। तो यहाँ पे 4 जो हो गया आपका क्या हो गया? सा का हो गया। ठीक है, सा का। तो 4 के बाद क्या होता है? वो फॉर्मूला 4 3 2, तो 4 के बाद 3, तो 1 2 3, तो यहाँ पे 3 हुआ, यहाँ से 1 2 और ये 3, तो यहाँ पे 4 के बाद यहाँ पे लिखेंगे 4 3, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? रे। ठीक है, रे लिखेंगे ना। इसी तरह से आगे जब हम बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे जैसे कि आपसे पूछ देता कि चौथी श्रुति पे कौन है, तो चौथी श्रुति पे आपको दिख रहा होगा ना, चौथी श्रुति पे सा है, और चौथी बाद ये आपका हो गया 5वीं 6ठी, 7वीं पे पूछता तो क्या हो जाता? 7वीं पे आपका रे है। ठीक है, तो 7वीं पे क्या है? रे है। तो उसके बाद अगर हम बात कर लेंगे यहाँ पे 7वीं पे जो आपका रे हो गया था, तो वैसे ही उसी तरह से अगर जाएंगे तो निषाद हमारा आ जाएगा अंत में आ जाएगा, यानी कि 22वीं श्रुति पे आ जाएगा। चौथे पे हम क्या बताएं आपको? सा बताएं। लेकिन अगर देखिए 13 को आपको यहाँ पे हम करवाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, हमने 13 को रख रहा हूँ कि 13 पे कौन सा है। तो देखिए 4 पे मैंने बताया था 7, तो 7 तो ये आपका हो गया 4 3, अब 1 2 3, तो 3 पे आपका रे हो जाएगा 3। तो फॉर्मूला क्या था? 4 3 2, 4 4 3 2, यही फॉर्मूला था ना। तो हम 4 और 3 का काम कर लिए हैं। अब 2 वाला पे आएंगे तो रे तक हम चल गए, तो 2 कौन सा होगा? 1 2, ये होगा ना। तो यहाँ पे ग हो जाएगा 4 3 2, फिर आना है 4 पे, तो यहाँ पे आप काउंट कीजिए फिर आगे 1 2 3 4, तो ग के बाद कौन सा हो जाएगा? म। और ये लाइन कितनी हमारी? कौन सी श्रुति? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुल 13 हम खींचे थे, तो ये आपका 13 हो गया। तो ये आपका 13 पे क्या हो जाएगा? 13 पे आपका हो जाएगा म हो जाएगा मेरे दोस्त, म। ठीक है, और यहाँ पे नी पूछा था ना, नी पूछा था, तो 22, 13 पे आपका क्या हो जाएगा? म हो जाएगा, 4 पे क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा। तो इस तरह से आपको कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, चलिए थोड़ा सा समय लगा लेकिन मैं कोशिश किया कि आपको समझा दूं। आगे देखेंगे 13 नंबर का प्रश्न है कि षड्ज पंचम संवाद किस ग्राम में मिलता है? क्या मध्यम ग्राम, निषाद ग्राम, षड्ज ग्राम, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं? जवाब यहाँ पे हो जाएगा, जो आपका सरल जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, षड्ज ग्राम। षड्ज ग्राम में कैसा भाव होता है? तो ये आपका सापा का भाव होता है, सापा संवाद होता है इसमें। ठीक है, ये आपका सापा भाव जो होता है, सापा संवाद जो होता है, ये आपके कौन से ग्राम? षड्ज ग्राम में होता है। वहीं हम मध्यम ग्राम की अगर हम बात कर लेंगे तो यहाँ पे मध्यम ग्राम में आपका हो जाएगा सामा संवाद होता है मेरे दोस्त। और ये सापा में कितने श्रुति का अंतर? 13 श्रुतियों का होता है। ठीक है, लेकिन वहीं अगर सामा की बात कर लेगा तो 9 श्रुति होते हैं। ठीक है, 9 श्रुतियों का अंतर। क्लियर? ठीक है ना। ये आपको दिख रहा होगा निषाद ग्राम, भाई इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसी को क्या कहते हैं? गंधार ग्राम कहते हैं। ठीक है, इसी को निषाद ग्राम को ही गंधार ग्राम कहा जाता है। आगे देखेंगे 14 नंबर का प्रश्न है मेरे दोस्त, यहाँ पे किसी भी ग्राम के पहले स्वर को क्या कहा जाता है? ग्राम के पहले स्वर को क्या ग्रामिक, अनुवादी, विवादी, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? जवाब यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसको कहेंगे ग्रामिक स्वर। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, मूर्छना का निर्माण किससे होता है? थाट से, राग से, ग्राम से, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? यहाँ जो जवाब आपका हो जाएगा मूर्छना वाला भाई, तो मूर्छना का जो निर्माण होता है ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, ग्राम से। क्योंकि मूर्छना जो होते हैं वो ग्राम पर ही आधारित होते हैं। कहाँ पर? ग्राम पर आधारित होते हैं मूर्छना। ठीक है, चलिए
देखेंगे अगला प्रश्न हमारा है 16 नंबर का कि ध्रुपद का आविष्कार किस शताब्दी में हुआ। देखिए सबसे पहले बात कीजिए भाई, ध्रुपद का आविष्कार किसने किया, किसने था भैया? तो ये जो आपके थे ना मृगनयनी महल के जो रचनाकार थे, जो बनाए थे मृगनयनी महल को, कौन? राजा मानसिंह तोमर। ठीक है, राजा मानसिंह तोमर जी, जो कि ग्वालियर के राजा थे, उन्होंने ही आविष्कार किया था किसका? ध्रुपद का। पूछा जा रहा है किस शताब्दी में? भैया इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपकी 15वीं शताब्दी में। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे है 17 नंबर का प्रश्न है, नौबत खां के नाम से किन्हें जाना जाता है? क्या आपके समोखन सिंह है, ब्रजचंद है, श्रीचंद है, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं? यहाँ जो जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका समोखन सिंह। इन्हें समोखन खां भी कहते हैं, नौबत खां भी इन्हीं को कहा जाता है। अगर कहेगा कि इनका जो भैया संबंध ध्रुपद के किस वाणी से है, तो आपको सीधा बताना है खंडार वाणी। ठीक है, खंडार वाणी। अगर आपसे ब्रजचंद का पूछ ले तो आपको बता देना है डागुर वाणी। ठीक है, डागुर वाणी। श्रीचंद का पूछ ले तो आपको सीधा बता देना है नौहार वाणी। एक आपका कौन वाणी बच गया भैया? तो गोबरहार वाणी बच गया। और एक जो आपके संगीतज्ञ बच गए बहुत महान, वो कौन? तानसेन। तानसेन जी का संबंध गोबरहार वाणी से। तो चारों वाणियां भी आप लोगों ने जान लिया और किनका नाम क्या है वो भी जान लिया। आगे देखते हैं, प्रश्न है हमारा 18 नंबर का, इनमें से कौन ध्रुपद काव्य की भाषा नहीं है? भैया देखिए यहाँ पे तो हम अगर बात करेंगे तो यहाँ पे कौन नहीं है, तो यहाँ पे आंसर हमारा नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ब्रज भाषा भी है, संस्कृत भी है, हिंदी भी है। यहाँ क्या है? यहाँ पे सभी हैं, लेकिन कौन नहीं है? तो कोई नहीं है। ठीक है, क्लियर? चलिए देखते हैं आगे प्रश्न हमारा है, यहाँ पे आंसर क्या हो, क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन खुले बोलों की ताल नहीं है? कौन सा नहीं है खुले बोल के ताल? क्या चार ताल, रुद्र ताल, सूल ताल, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? यहाँ पे देखिए अगर आंसर दे तो हमारे उपरोक्त में से कोई नहीं यहाँ भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सभी क्या है? सभी खुले बोल के ताल हैं। कौन ताल खुले बोल का नहीं है? तो यहाँ पे कोई नहीं है। यहाँ पे चार ताल, रुद्र ताल, सूल ताल क्या है? सब जो है खुले बोलों की ताल है। और खुले बोलों के ताल के अंतर्गत क्या होता है? ध्रुपद की गायन होती है। ठीक है, ध्रुपद गाया जाता है खुले बोलों की ताल में ही। ठीक है, देखते हैं 20 नंबर का प्रश्न है कि खुले बोलों की ताल को क्या कहा जाता है? क्या थापिया बाज, पूर्वी बाज, स्वतंत्र बाज, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? यहाँ क्या जवाब हो जाएगा? जो भी खुले बोल की ताल है उसको मेरे दोस्त क्या कहते हैं? उसको कहते हैं थापिया बाज कहा जाता है। ठीक है, खुले बोलों की ताल को थापिया बाज कहते हैं। और ये पूरब बाज क्या है भैया? पूरब बाज आपके जो होते हैं, ये पूरब बाज है, फिर आपका स्वतंत्र बाज, ये सब तबला वाले जो बाज होते हैं ना, जैसे कि आपके पूरब बाज के अंतर्गत 3 घराने, फिर 2 घराने, फिर पश्चिमी बाज के अंतर्गत 3 घराने, एक आपका स्वतंत्र घराने। तो तबले के मुख्य जैसे 6 घराने होते हैं ना, तो उसमें 3 भागों में बांटा गया है, तो वही आपका ये सब है। ठीक है, उसका भी हम क्वेश्चन करवाएंगे, तो वैसे करवा भी चुके हैं। तो अगर आप लोग सारा सेशन को देखते होंगे, भाई देखिए हम तो कहते हैं चैनल पे जितना भी सेशन पड़ा हुआ है एक बार आप लोग सारे सेशन को देख लीजिए, क्योंकि सारे प्रश्न करवा दिए भाई, ऐसा प्रश्न नहीं है कोई छूटा कि नहीं है। ठीक है, तो सिलेबस जो है मानिए आपका 85% हम क्लियर करवा चुके हैं। अब बाकी 50% भाई नहीं करवा सकते हैं, 15%। क्योंकि इसलिए नहीं करवा सकते भाई कि वो कहाँ से पूछ देगा। हम ऐसा नहीं कह सकते भाई, कोई भी नहीं कहेगा संगीत में कि हम 100% आपको करवा देंगे। अगर कोई कहता है भाई तो वो आपसे वो यूं ही कह रहा होगा। ठीक है, तो 100% कोई नहीं करवा सकता, क्योंकि कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं भाई, वो कहाँ से कैसे किस तरह से पूछ दिए जाते हैं वो आपको भी नहीं पता चलेगा और ना ही किसी को पता चलता है। तो कुछ वैसे जो है कठिन करने के लिए जो है थोड़ा सा डाल दिया जाता है वैसे प्रश्न को। ठीक है, तो इस बातों को याद रखिएगा। हमने बस स्पष्ट बोलना सीखा है, इसलिए हमने आपसे स्पष्ट बोला। तो खुले बोलों की ताल को क्या कहते हैं आप लोग को बता दिए, थापियाबाज। आगे देखेंगे 21 नंबर का प्रश्न है, नोम तोम नाती वेदा अनंत हरि जैसे शब्दों का प्रयोग किसके आलाप में किया जाता है? हाँ, एक चीज है मेरे दोस्त कि आप जिस चीज की भी तैयारी कर रहे हैं उसमें आप अगर सारा सेशन देखते हैं तो 100% आप मानिए सफल तो बिल्कुल ही होंगे, सफल हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 85% जो है बहुत मायने रखता है, बहुत ज्यादा मायने रखता है। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ पे क्या है, इसमें कौन सा हो जाएगा? ठुमरी हो जाएगा, ध्रुपद हो जाएगा, ख्याल हो जाएगा, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो जवाब होगा नोम तोम नाती वेदा अनंत हरि जैसे शब्दों का जो प्रयोग है ये आपके ध्रुपद में कहा जाता है। ध्रुपद में आलाप किया जाता है ध्रुपद के साथ। ठीक है, चलिए देखेंगे 22 नंबर का प्रश्न है कि धमार को भिन्ना गीत के नाम से किसने संबोधित किया है? धमार को भिन्ना, क्या मतंग थे, भरत थे, सारंगदेव थे, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? देखिए इसका अगर आंसर देंगे ना तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो आपके मतंग है इन्होंने भी धमार को क्या कहा है? भिन्ना कहा है। और सारंगदेव ने भी धमार को भिन्ना कहा है, तो इसका आंसर एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए
देखेंगे यहाँ पे 23 नंबर का प्रश्न है कि कृष्ण की रास लीलाओं का वर्णन किस गीत में किया जाता है? क्या ध्रुपद में, ख्याल में, धमार में, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। यहाँ जो इसका जवाब हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धमार। और धमार जो है धमार ताल में गाई जाती है। और ताल की इसकी मात्रा कितनी? तो भाई 14 मात्रा इसके होते हैं। ठीक है, 5, 2, 3, 4 का इसका विभाग है। अगर आपसे विभागों से भी प्रश्न पूछ ले कि आपसे विभागों से भी प्रश्न पूछ ले कि धमार ताल के तीसरे विभाग में कितनी मात्रा है, तो तीसरे विभाग में आपको दिख रहा होगा 3 मात्रा है। चौथे विभाग में पूछेगा कितनी मात्रा है, तो 4 मात्रा है। पहले विभाग में पूछ लेगा कितनी मात्रा है, तो 5 मात्रा है। भाई क्या पूछ लेगा ये कोई नहीं जानता, इसलिए मैं हर बार ये सब चीज़ों को बताते रहता हूँ ताकि आप लोग दोस्तों भूल नहीं पाएँ, भूल कर भी। ठीक है ना। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न हमारा 24 नंबर की ख्याल के कितने भाग होते हैं? क्या 2, 4, 7, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। यहाँ जो जवाब होगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि ख्याल के 2 भाग होते हैं। कौन कौन से? एक तो आपका हो जाएगा अस्थाई और दूसरा मेरे भाई अंतरा। एक तो आपका अस्थाई और दूसरा अंतरा मेरे भाई। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे 25 नंबर का है क्या, ठुमरी इनमें से किस राग में गाई जाती है? ठुमरी के लिए जो राग है उपयुक्त, तो ठुमरी के लिए रागों की अगर हम बात कर लेंगे तो यहाँ पे जो जवाब होगा क्या पीलू होगा, भैरवी होगा, मांड होगा, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि आपका पीलू भी होगा, भैरवी भी होगा, मांड भी हो जाएगा। वहीं हम बात कर लेंगे खमाज की, खमाज भी हो सकता है, तिलंग भी हो सकता है। तो इन सब रागों में भी आपकी ठुमरी गाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक से अधिक। चलिए आगे देखेंगे 26 नंबर का प्रश्न है कि चांद पिया किस ठुमरी के लिए प्रसिद्ध हैं? चांद पिया क्या बोल बनाव की ठुमरी, बोल बंद की ठुमरी, अर्थ भाव की ठुमरी, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। देखिए आपको बता दें कि ठुमरी जो है वो 3 प्रकार के, एक तो आपका बोल बनाव का, दूसरा बोल बंद का, तीसरा अर्थ भाव का। ठीक है, ये तीनों जो है प्रकार है ठुमरी के, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से हमें चलना है कि चांद पिया कौन से ठुमरी के जो थे प्रसिद्ध, कौन से ठुमरी के लिए प्रसिद्ध थे, यानी कौन सा ठुमरी गाते थे। तो यहाँ जो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि ये आपका बोल बंद की ठुमरी के लिए प्रसिद्ध थे। जो आपके ललन पिया हो गए, सदन पिया हो गए, चांद पिया हो गए, ये सब बोल बंद की ठुमरी के लिए जो है काफी प्रसिद्ध माने जाते थे। चलिए देखेंगे 27 नंबर का प्रश्न है हमारा कि वाजिद अली शाह ठुमरी के किस प्रकार से संबंधित थे? क्या बोल बनाव की ठुमरी, बोल बंद की ठुमरी, अर्थभाव की ठुमरी, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। यहाँ जो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये जो थे बोल बनाव की ठुमरी के लिए प्रसिद्ध थे, क्योंकि बोल बनाव की अगर हम बात कर लेंगे तो यहाँ पे बोल को बनाए जाते थे और बनाकर उसकी रचना की जाती थी। तो उस ठुमरी के लिए प्रसिद्ध थे आपके कौन? वाजिद अली शाह। और भी इनसे नाम जुड़ा हुआ है भाई, कौन सा? कादर पिया हो गए, सुघड़ पिया हो गए। ठीक है, सुघड़ पिया वही जिनको कि आप लोग गणपत राव कहते हैं, है ना। चलिए तो ये थे आपके बोल बनाव वाले। आगे देखेंगे अगला प्रश्न हमारा 28 नंबर का, ठुमरी के पूरब बाज के अंतर्गत कौन से आते हैं? जैसा कि आप लोग को पता होगा मेरे दोस्त, ठुमरी जो है वो कितनी अंगों से गाई जाती है? ठुमरी 2 अंगों से गाई जाती है। ठीक है ना, एक तो आपका होता है पूरब अंग, दूसरा क्या होता है? पंजाब अंग। ठीक है, दूसरा पंजाब अंग। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पूरब अंग के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, पूरब बाज के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो लखनऊ और बनारस और पंजाब, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। यहाँ जो जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। देखिए पंजाब नहीं लेना है आपका, लखनऊ होगा और बनारस होगा। पंजाब अंग की ये जो ठुमरी है ये पंजाब अंग के से गाई जाती है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा पंजाब अंग की ठुमरी, पंजाब और उसके आसपास क्षेत्रों में गाई जाती है। क्लियर? तो पूरब बाज, लखनऊ और बनारस। चलिए देखते हैं 29 नंबर का प्रश्न है यहाँ पे, टप्पा किस प्रकृति की गायन शैली है? देखिए एक चीज आप लोगों से, जैसा कि हम कह चुके हैं कि जिनको भी पीडीएफ चाहिए मेरे दोस्तों, तो आप लोग को केवल 199 पेमेंट करना होगा और आप लोग को व्हाट्सएप करना है 9122366282 पे। ठीक है, अगर जिनको लगता है कि हम अपनी तैयारी ऐसे ही कर लेंगे तो भाई आप लोग के लिए भी हम बहुत अच्छे से बताते ही हैं यूट्यूब पे। अगर जिनको लगता है कि हम अपनी तैयारी को बहुत बेहतर कर जाएं, बहुत अच्छी कर लें, तो भाई उन लोग जो है वो लोग पीडीएफ ले सकते हैं। इसके लिए बस छोटा सा दोस्तों जिनको रखे हैं उन्हें पेमेंट करना पड़ता है, इसलिए आपको भी एक छोटी सी पेमेंट करनी पड़ जाएगी। ठीक है ना। तो इसलिए 199 आपको पेमेंट करना है। बाकी आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा दोस्त प्लीज़, क्योंकि बहुत सारे कॉल आते हैं तो इसके वजह से वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा, सबका रिप्लाई वहाँ पे मिल जाएगा, है ना।
चलिए, क्वेश्चन है हमारा कि क्या बोल रहा है कि टप्पा किस प्रकृति की गायन शैली है? तो यहाँ पे जो जवाब होगा क्या चंचल, गंभीर, अति विलंबित, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। देखिए भैया जो ठुमरी की प्रकृति है, ठीक है, ठुमरी वाली प्रकृति, ठुमरी कैसी? याद आया? ठुमरी आपका चंचल, ठीक है, चंचल। टप्पा भी ठीक उसी प्रकार है आपका, ये भी आपका चंचल प्रकृति का राग सॉरी गायन शैली माना जाता है टप्पा भैया, ये आपका टप्पा चंचल प्रकृति। आगे देखेंगे 30 नंबर का प्रश्न है, इनमें पूछा जा रहा है कि कौन सी गायन विधा पंजाबी भाषा के बोल से संबंधित है? ठीक है, इसका जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टप्पा।